अध्याय 103। याओ चेन प्रकट होता है। याओ ये दरवाजे पर आता है। 5वीं श्रेणी की गोली। जियाओ मिंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं क्योंकि उसने प्रदर्शन पर रखी गोलियों को देखा। उनमें से प्रत्येक लाल रंग की थी और गोलियों की खुशबू तीव्र और सुखद थी, जो दर्शाती थी कि गोलियां अच्छी गुणवत्ता की थीं और दोषपूर्ण औषधीय गुणों वाली कोई घटिया गोलियां नहीं थीं, बल्कि वे असली 5वीं श्रेणी की गोलियां थीं। 4थी श्रेणी की गोलियों पर फिलहाल चर्चा नहीं की जाएगी, नहीं की हुई विधि पर। जयामा साम्राज्य में इस 5वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने वाले कीमियागरों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। उनमें से प्रत्येक गोली आसमान छूती कीमत पर नीलाम की जा सकती थी। उसके लिए इस श्रेणी की एक गोली बहुत मूल्यवान नहीं थी, सिवाय इस तथ्य के कि औषधीय जड़ी बूटियां मिलना मुश्किल था। लेकिन जियाओ झान और उसके बेटे को ये काफी ईमानदारी से मिला। इसके अलावा मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के नेता युन युन व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए दरवाजे पर आए थे, ताकि जियो झान के लिए वह अपनी प्रतिष्ठा और गरिमा बनाए रख सके। आखिरकार उन्होंने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिया था, और सार्वजनिक रूप से ऐसी चीजों के बारे में बात करना थोड़ा अनुचित होने के अलावा दूसरों के पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसा कि अपेक्षित था, ग्रैंड एल्डर और अन्य लोगों ने मुआवजा देखने के बाद उन्होंने जियो झान को कम उपहास के साथ देखा। पहले उन्होंने मजाक उड़ाया था क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय द्वारा दिए गए मुआवजे के उपहार इतने उदार होंगे, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे कि उन्होंने मामले को बहुत गंभीरता से लिया हो। अगर युन युन ने केवल शादी को रद्द करने की बात की होती और फिर जियो झान को कुछ महत्वहीन दिया होता, तो वास्तव में वे इसका जोर से मजाक उड़ाते। लेकिन अब युन युन ने जो चीजें दी थीं और जो रवैया उसने पेश किया था, उसके साथ उनके पास तुरंत मजाक करने का कोई कारण नहीं बचा था। आखिरकार डूक्यूई महाद्वीप अभी भी ताकत के बारे में था। कुल प्रमुख जियाओ, ये सभी चीजें आपके लिए मुआवजा हैं। पिता और पुत्र, कृपया यानरान के मामले पर विचार करें। युन युन ने ये वाक्य कहने के बाद अपना मुंह बंद कर लिया। इस समय हॉल में माहौल कुछ तनावपूर्ण था, लेकिन कोई और नहीं बोला क्योंकि वे इसमें शामिल पक्ष नहीं थे। केवल जियाओ झान और उसके बेटे के चेहरे बहुत उदास थे। हालांकि युन युन का कारण समझ में आता था और मुआवजा उदार था। पिता और पुत्र के लिए विवाह व्यवस्था को रद्द करना अभी भी एक बहुत ही असहज मामला था। एक कर्कश आवाज में जियाओ झान बोलने ही वाला था कि उसके सामने कोई और बोल पड़ा। संप्रदाय नेता युन युन, बेहतर होगा कि आप गोलियां वापस ले लें, हम आज इस मामले पर सहमत नहीं हो सकते। हॉल में सन्नाटा छा गया और सभी की नजरें जियाओ यान पर टिक गईं, जिसने एक कोने में अपना चेहरा ऊपर उठाया हुआ था। इतने लंबे समय के बाद जियाओ यान को पहले ही स्थिति के बारे में पूरी तरह से पता चल चुका था। जियाओ यान, यहाँ बात करने की तुम्हारी जगह कब बन गई? अपना मुंह बंद करो। एक बुजुर्ग का चेहरा उतर गया और फिर वह गुस्से से चिल्लाया, जियो यान, पीछे हट जाओ। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम यही फैसला करेंगे। एक और बुजुर्ग ने भी थोड़ी चिंता के साथ कहा। उन दोनों ने जियो यान को इस साधारण कारण से रोका था कि उन्हें डर था कि जियो यान अपने शब्दों से सावधान नहीं रहेगा और युन युन को नाराज करेगा और जियो कबीले के लिए मुसीबत खड़ी करेगा। बुजुर्गों, यह मेरी शादी का मामला है, जियो यान, इसलिए कृपया इसमें शामिल न हो। पिछले कुछ दिनों में जियो यान को तीनों बुजुर्गों की चिढ़ाने से तंग आ गया था, और कबीले के सदस्यों के बीच बढ़ते बुरे ताने और शादी को रद्द करने के प्रोत्साहन के साथ उन सभी का एक साथ आज भड़क गया, और उसके शब्दों की कठोरता स्पष्ट थी। तुम तीनों बुजुर्ग इन शब्दों से दंग रह गए, और उदास तीसरे बुजुर्ग की आंखें उसे घूर रही थीं क्योंकि वह धीरे धीरे अपनी डूक्यूई बना रहा था। कोई बात नहीं, तीसरे बुजुर्ग, यह जियाओ यान का अपना मामला है, उसे खुद ही इसे सुझाने दो। जियाओ मिंग, जो ऊपर बैठा था, ने तीसरे बुजुर्ग की ओर देखा और धीरे से कहा। जियाओ परिवार के अन्य सदस्य ऐसे मामले में शामिल नहीं थे, और उनमें से कोई भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता था, न ही वे जियाओ झान और जियाओ यान के लिए निर्णय ले सकते थे। अब जबकि तीसरा बुजुर्ग जियाओ यान को रोकना चाहता था, तो जियाओ झान, जो उसके बगल में बुरे मूड में था, निश्चित रूप से चुपचाप नहीं खड़ा होगा। जियाओ परिवार को बाद में इस मामले पर झगड़े में शामिल न होने के लिए उन्हें रोकना आवश्यक था, अन्यथा ये बहुत शर्मनाक होगा। इसलिए जियाओ मिंग ने तीसरे बुजुर्ग को अभिनय करने से रोक दिया। जिस समय उसने तीसरे बुजुर्ग को रोका, उसी समय जियाओ मिंग ने भी जियाओ यान की अंगूठी को एक अजीब नज़र से देखा। जियाओ मिंग की बातें सुनकर तीसरा बुजुर्ग अचानक शांत हो गया और जियाओ मिंग को देखने के बाद वह तुरंत असहाय होकर बैठ गया। साथ ही
उसने अपने दिल में प्रार्थना की कि ज़ियाओ यान को इस मामले का महत्व पता चले। तीसरे एल्डर की रुकावट के बिना ज़ियाओ यान ने पहले ज़ियाओ झान को सम्मानपूर्वक झुकाया, फिर युन युन को देखने के लिए मुड़ा, एक गहरी सांस ली और शांति से पूछा। संप्रदाय नेता युन युन, मैं पूछना चाहता हूँ, विवाह व्यवस्था को रद्द करने के बारे में क्या एल्डर नालन सहमत हैं? यानरान है मेरे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की उत्तराधिकारी, मैं इस मामले को नालन परिवार के पुराने नेता तक पहुंचाऊंगी। युन युन ने अपने सामने किशोरी को देखा। उसका मूल रूप से शांत चेहरा अंततः छाया हुआ था, लेकिन वह अभी भी शांत स्वर में बोली, उस मामले में क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह सहमत नहीं था? चूंकि एल्डर नालन सहमत नहीं थे, तो मुझे उम्मीद है कि संप्रदाय के नेता युन युन हमारे लिए व्यापक होंगे। मेरे पिता आपके इस अनुरोध से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि विवाह की व्यवस्था पहले स्थान पर 2 बुजुर्गों द्वारा व्यक्तिगत रूप से खोली गई थी, और अब जब उन्होंने इसे रद्द करने के लिए कुछ नहीं कहा है, तो कोई भी इस विवाह को रद्द करने की हिम्मत नहीं करेगा, और हमारे कबीले में कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो एक मृत बुजुर्ग को अपवित्र करे। ये कहते हुए ज़ियाओ यान की आंखें भी तीनों बुजुर्गों की ओर देखती हैं, जो स्पष्ट रूप से कुछ इशारा करती हैं। तीनों बुजुर्ग और ज़ियाओ यान के दादा स्पष्ट रूप से एक ही पीढ़ी के थे, लेकिन ज़ियाओ यान उन्हें ज़ियाओ लिन के जूनियर के रूप में मान रहा था। ज़ियाओ यान का बहाना काफ़ी अच्छा था, उसने युन युन या नालन परिवार को दोष नहीं दिया, वह सिर्फ ये कह रहा था कि उसके अपने परिवार के लोगों ने मृत बुजुर्ग को अपवित्र करने की हिम्मत नहीं की। युन युन भी कुछ नहीं कह सकी, लेकिन नालन यानरान उसके बगल में थी। वह शांत नहीं बैठ सकती थी। वह गुस्से में खड़ी हो गई और बोली, मामला शादी की व्यवस्था का मामला मेरा है, इसका दादाजी या तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। कहो कि तुम अब शादी रद्द करने जा रहे हो। मैंने कहा था कि मैं आज इस शादी को रद्द नहीं करने जा रहा हूँ। किसी कारण से ज़ियाओ यान ने जिद करते हुए जवाब दिया। नालन यानरान कुछ और कहने वाली थी, लेकिन उसके बगल में युन युन ने भौहें सिकोड़ ली और नालन यानरान की बातों को रोकना चाहा। हालांकि नालन यानरान जो पहले से ही ज़ियाओ यान से नाराज थी, इतना सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? इसलिए उसने बहुत ही असंतुष्ट होकर कहा, मास्टर, उसे लगता है कि मुआवजा बहुत कम है। मैं उद्धरण चिन्ह। अंत में एक बहुत ही दोस्ताना बातचीत के बाद ज़ियाओ यान और नालन यानरान ने 3 साल का समझौता किया। इस बार 3 साल का समझौता नालन यानरान ने नहीं, बल्कि ज़ियाओ यान ने प्रस्तावित किया था। जब ज़ियाओ यान ने 3 साल का समझौता प्रस्तावित किया, तो ज़ियाओ परिवार उलझन में पड़ गया। ज़ियाओ मिंग भी उलझन में था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ज़ियाओ यान ऐसा समझौता करेगा। जियो यान ने 3 साल का यह उल्टा समझौता करने की हिम्मत कैसे की? जियो यान ने 3 साल का ऐसा समझौता करने की हिम्मत इसलिए नहीं की क्योंकि वह पागल हो गया था। इसके पीछे एक कारण था। धुंधले बादल संप्रदाय के लोगों के जियो परिवार से चले जाने के बाद जियो यान अकेले ही पीछे के पहाड़ पर चला गया। चारों ओर देखने के बाद और ये देखकर कि वहां कोई नहीं था, उसने सावधानी से कहा, वरिष्ठ, हे, छोटे लड़के, मुझे मत ढूंढो, मैं तुम्हारी उंगली पर हूँ। एक अजीब पुरानी जानी पहचानी हंसी अचानक जियो यान के कानों में घुस गई। ये शब्द सुनकर जियो यान की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं, और फिर उसने अपनी नज़र अपने दाहिने हाथ के ऊपर टिकी हुई काली प्राचीन अंगूठी की ओर डाली। क्या तुम सच में वहां हो? जियो यान ने अपने दिल में चल रही घबराहट को बलपूर्वक रोका और अपनी आवाज़ को शांत करने की कोशिश की। आज जियो यान ने युन युन का सामना करने की हिम्मत क्यों की? इसका एक कारण ये था कि पिछले कुछ दिनों में कबीले के सदस्यों द्वारा लगातार दिए जा रहे बुरे तानों से उसके अंदर काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था, और आज की शादी रद्द होने के साथ ही यह गुस्सा फूट पड़ा। लेकिन दूसरा कारण यह था कि उसने उस समय अपने मन में एक आवाज़ सुनी थी। पहली बार जब उसने अपने मन में वह आवाज़ सुनी, तो जियो यान को लगा कि यह एक भ्रम है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद जियो यान को एहसास हुआ कि यह एक भ्रम नहीं था। उस पल वह जानता था कि वह भाग्यशाली था कि उसे अपने पिछले जीवन में उपन्यासों की तरह एक अमर गुरु मिले थे। आखिरकार उस समय कई शक्तिशाली लोग मौजूद थे, जिनमें जियो मिंग, जी यान और युन युन शामिल थे, लेकिन उन सभी को उसके मन में आवाज़ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जैसे कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही अमर गुरु ने उसे संदेश दिया, उसने ये भी बताया कि वह उसे अपना शिष्य स्वीकार करेगा। तुरंत उसने उसे बहुत आत्मविश्वास दिया। नालन यानरान के साथ चर्चा के साथ साथ दूसरे पक्ष के शब्दों में दिखाए गए अहंकार ने वास्तव में उसे बहुत हिम्मत दी, इसलिए उसने 3 साल का समझौता किया था। वह चाहता था कि हर कोई समझे कि वह ज़ियाओ यान बेकार नहीं था। हालांकि वह पहले यही सोचता था। इस समय
जियाओयान को केवल यह महसूस हुआ कि उसका सामना किसी भूत से हुआ है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी धारणा के अनुसार रिंग में कोई अमर गुरु नहीं रहता है। हालांकि उसके दिल में थोड़ा डर था, फिर भी जियाओयान ने अपनी धड़कन को धीमा करने के लिए संघर्ष किया। वरिष्ठ, कृपया मजाक न करें, मेरा छोटा दिल ऐसे डर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका संयम बुरा नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि आप इतने डरे हुए नहीं हैं कि आप डर के मारे उछल पड़े। रिंग से एक चंचल हंसी आई। उसी समय एक बूढ़ी पारदर्शी आकृति रिंग से बाहर तैरती हुई आई। वरिष्ठ, तो आप वास्तव में रिंग में हैं। इस छाया को देखते हुए, जो बिल्कुल उसके पिछले जीवन के भूतों की तरह लग रही थी, जियोयान ने एक मुस्कान प्रकट की जो रोने से भी बदतर थी। छोटे लड़के, इतनी बदसूरत मुस्कान मत करो। क्या तुम नहीं चाहते क्या मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूं? ये शब्द सुनकर जियाओयान की आत्मा कांप उठी। तुरंत उसे याद आया कि उस व्यक्ति ने अभी अभी कहा था कि वह अपनी प्रतिभा वापस पा सकता है, और अब वह इतना डरता नहीं था। इसलिए उसने जल्दी से पूछा, वरिष्ठ, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे और मेरी प्रतिभा वापस पाने में मेरी मदद कर सकते हैं? चलो अब शुरू करते हैं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी प्रतिभा वापस पा लोगे। वास्तव में तुमने इसे पहले ही वापस पा लिया है। यह जियाओयान कुछ हैरान था। वास्तव में मैं ही वह हूँ जिसने इन 2 वर्षों के दौरान तुम्हारी डूक्युई को गायब कर दिया। पारदर्शी बुजुर्ग मुस्कुराते हुए हैरान जियाओयान को घूरते हुए बोला। क्या? जियाओयान उन शब्दों को सुनकर दंग रह गया। तुरंत बाद उसका चेहरा तुरंत उदास हो गया और उसके दांतों के बीच से मुश्किल से ठंडे शब्द निकले। क्या तुम कह रहे हो कि मेरे शरीर से जो डूक्युई गायब हो गई है वह तुम्हारा ही काम है? हे, मुझे ये करना था, इसलिए मुझे दोष मत दो। छोटे लड़के, जाओ अपनी माँ को चो दो। जियोयान, जो उसी जगह पर खड़ा था, अचानक पागल की तरह उछल पड़ा। उसका चेहरा उग्रता से भर गया और उसकी मुट्ठी पूरी ताकत से याओ लाओ के चेहरे पर चली गई। याओ लाओ का भ्रामक शरीर धीरे धीरे बाईं ओर मुड़ गया, आसानी से जियोयान के हमले को चकमा दे गया। हे, छोटे लड़के, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। क्या ये सिर्फ 2 साल तक तुम्हारे डूक्युई को अवशोषित नहीं कर रहा है? इसके अलावा मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। याओ लाओ ने समझाना शुरू किया। ये शुद्ध बकवास था। याओ लाओ को वास्तव में डूक्युई की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जियोयान को इस समय यह नहीं पता था। जियोयान के मुंह के कोने फड़क उठे और उसकी आवाज दबी हुई गुस्से से भर गई। बूढ़े आदमी, चूंकि तुम रिंग में छिपे हो, इसलिए तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मैं पिछले 2 सालों से कैसे रह रहा हूँ, क्योंकि तुमने मेरी डूक्युई को अवशोषित कर लिया है ना? पिछले 2 सालों से हर दिन मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है और मेरा अपमान किया जा रहा है। लेकिन इन 2 सालों के मजाक में तुम बड़े हो गए हो, है ना? क्या आपको लगता है कि अगर ये 2 साल पहले होता तो आपके पास अभी जैसी शांति और वही मानसिकता होती? मुस्कुराते हुए याओ लाओ ने धीरे से कहा। जियाओयान, आप। कुछ दोस्ताना चर्चा के बाद जियाओयान आखिरकार शांत हो गया। अपने सामने याओ लाओ को देखते हुए उसने बिना किसी अच्छे हास्य के कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि आप मुझे 3 साल में नालन यानरान से मिलवा सकते हैं? मैं ये कैसे करूं? मैं आपको उस लड़की से मिलवा सकता हूं, लेकिन याओ लाओ ने आगे नहीं कहा। जियाओयान थोड़ा चिंतित लग रहा था। इस बूढ़े आदमी ने अभी रहस्यमय तरीके से काम किया था और इतने आत्मविश्वास से बात की थी। वह वास्तव में जानता था कि यह कैसे करना है ना? अन्यथा क्या उसे 3 साल बाद अपना चेहरा नहीं खोना पड़ेगा? क्या आप एक कीमियागर बनना चाहते हैं? याओ लाओ ने अचानक पूछा। एक कीमियागर? जियाओयान बातचीत में इस उछाल पर दंग रह गया, फिर उसने भौहें सिकोड़ लीं। डूक्युई महाद्वीप में कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है, हर कोई कीमियागर बनना चाहता है, लेकिन क्या सिर्फ चाहकर ही कीमियागर बना जा सकता है? एक होने के लिए कठोर शर्तें पूरी करना बहुत मुश्किल है। मुझसे कीमियागर होने के बारे में मत पूछो। वह 3 साल का समझौता। ... उद्धरण चिन्ह। शब्द अचानक बंद हो गए। जियाओयान ने ऊपर देखा और अपना मुंह चौड़ा किया। क्या मैं एक हो सकता हूँ? हाँ। उसने जियाओयान के आश्चर्य के भाव की बहुत सराहना की, जो उम्मीद और परमानंद के साथ मिश्रित था। याओ लाओ ने दिखावटी ढंग से अपनी भ्रामक दाढ़ी को सहलाया। हालांकि आप मुश्किल से योग्य हैं। बाद में ये जानने के बाद कि वह कीमियागर बन सकता है और दूसरा पक्ष भी कीमियागर है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दूसरा पक्ष भी उसके द्वारा तय किए गए 3 साल के समझौते को पूरा करने में उसकी मदद कर सकता है, तो जियाओयान ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। जियाओयान के मामलों का और उल्लेख किए बिना जियाओ मिंग की तरफ से
वह ग्रैंड एल्डर द्वारा स्वागत हॉल में वापस आमंत्रित किए जाने से पहले थोड़े समय के लिए जियान के साथ अपने छोटे से आंगन में लौटा था। हॉल में लंबी और ठंडी लड़की को देखकर जियाओ मिंग थोड़ा हैरान हुआ। उसने ये कैसे नहीं सुना कि वहां होगा और मेहमान होंगे। वास्तव में उसने कल अपनी सूचना भेजी थी, हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए हमने आपको परेशान नहीं किया और आज हम मिस्टी क्लाउड्स एक्ट मामले के कारण आपको इसका उल्लेख करना भूल गए। उसके बगल में बैठे ग्रैंड एल्डर ने कुछ असहजता के साथ कहा। ये सुनकर जियाओ मिंग ने अपना सिर थोड़ा अवाक होकर हिलाया। जियाओ मिंग के आगमन को देखकर ठंडी और सुंदर महिला की आंखें चमक उठी और वह खड़ी हो गई और मुस्कुराई। जियामा साम्राज्य की सबसे बड़ी राजकुमारी याओ ये, मैं मास्टर जियाओ मिंग से मिली हूँ। कृपया मुझे आज आपसे मिलने की स्वतंत्रता लेने के लिए क्षमा करें। ये ठीक है राजकुमारी याओ ये, कृपया बैठिए। मिस्टी क्लाउड्स एक्ट के साथ जो कुछ हुआ था उसके कारण इस समय याओ ये का स्वागत करने के लिए हॉल में केवल जियाओ मिंग और 3 एल्डर ही बैठे थे। किसी को 1 कप बढ़िया चाय बनाने का आदेश देने के बाद उन्होंने प्रत्येक ने चाय की चुस्की ली और जब वे लगभग समाप्त हो गए तो जियाओ मिंग ने सीधे पूछा, मुझे आश्चर्य है कि इस बार जियाओ परिवार में आने में राजकुमारी याओ ये का क्या काम है। मेरे परदादा ने मुझे आपको आकर्षित करने के लिए आने के लिए कहा था और मुझसे आपके साथ विवाह अनुबंध स्थापित करने का एक तरीका खोजने के लिए कहा था। बेशक वह ये नहीं कह सकती थी कि वह बस धीरे से मुस्कुराए और बोली, जब परदादा ने सुना कि मास्टर जियाओ मिंग जियानान अकादमी से लौट आए हैं और 6ठे दर्जे के कीमियागर बन गए हैं, तो उन्हें खुशी हुई कि जियामा साम्राज्य में ऐसी प्रतिभा है और उन्होंने मुझे विशेष रूप से आपको बधाई देने के लिए भेजा। मास्टर, आपकी पढ़ाई से लौटने पर। अध्याय 104 जोंग ब्रेकिंग पिल अनुनय। जियामा शाही परिवार के सदस्य के रूप में याओ ये ने विशेष रूप से बोलने की कला का अभ्यास किया था, इसलिए उसके साथ बातचीत करना बहुत सहज था। जियाओ मिंग के साथ बातचीत करने की प्रक्रिया में उसने जियामा साम्राज्य के बारे में बहुत सारी गुप्त कहानियां भी बताईं, जिससे जियाओ मिंग को जियामा साम्राज्य की बेहतर समझ मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बातचीत के दौरान जियाओ मिंग ने शायद ही कभी अपने कपड़ों की ओर देखा हो, इसलिए याओ ये को लगा कि उसका पहला लक्ष्य हासिल करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसलिए उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया। जब उसने मंच तैयार करना लगभग पूरा कर लिया तो उसने अपनी यात्रा के दूसरे उद्देश्य के बारे में बात की। मेरे परदादा आपको मास्टर जियाओ मिंग जियामा पवित्र शहर में जाने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। मुझे जियामा पवित्र शहर में आमंत्रित करें। किस लिए? जियाओ मिंग ने याओ ये की ओर देखा, जिसके सामने हमेशा मुस्कान रहती थी। याओ ये ने झिझकते हुए अपने बगल में बैठे 3 बुजुर्गों की ओर देखा, क्योंकि शांत समुद्री स्केली जानवर जियामा साम्राज्य का रक्षक था और जितने कम लोग उसकी चोटों के बारे में जानते थे उतना ही अच्छा था। तीनों बुजुर्ग याओ ये की झिझक को समझने के लिए काफी बूढ़े थे और एक दूसरे को देखने के बाद उन्हें जाने का बहाना मिल गया। तीनों के चले जाने के बाद ही याओ ये ने कहा, मास्टर जियाओ मिंग को जियामा पवित्र शहर जाने के लिए कहने का कारण यह है कि मेरे शाही परिवार के रक्षक जानवर के घाव फिर से उभर आए हैं, इसलिए मैं मास्टर जियाओ मिंग से जियामा पवित्र शहर जाकर उसके घावों का इलाज करने के लिए कहना चाहूँगा। बेशक हमारे शाही परिवार द्वारा दिया जाने वाला इनाम निश्चित रूप से मास्टर जियाओ मिंग को संतुष्ट करेगा। शांत समुद्री स्केली जानवर के घावों का इलाज करने में मदद करें, क्या यही एकमात्र चीज है? क्या जियामा पवित्र शहर में जियामा साम्राज्य कीमियागर संघ के अध्यक्ष मास्टर फामा नहीं है? क्या आपने उनसे संपर्क नहीं किया? याओ ये उसके शब्दों पर कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। हालांकि उन्होंने मास्टर फामा को आमंत्रित नहीं किया था, उन्होंने वर्षों से अन्य 5वीं श्रेणी के कीमियागरों को आमंत्रित किया था, लेकिन वे सभी शांत समुद्री स्केली जानवर की छिपी हुई चोट का इलाज करने में असमर्थ थे और केवल इसे थोड़ा दबाने में मदद कर सकते थे। हालांकि समय के साथ चोट को दबाना मुश्किल होता जा रहा था और अब ये फूटने ही वाला था। याओ ये की व्याख्या सुनने के बाद जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया और सोचा कि उसे जाना चाहिए या नहीं। सच कहूं तो जियाओ मिंग पिछले कुछ दिनों से जियाओ परिवार में थोड़ा ऊब गया था और अब जब वह जियामा साम्राज्य में वापस आ गया था तो उसके पास जियाओ परिवार के कुछ मामलों की देखभाल करने के अलावा कई काम थे। यह एक अच्छा समय था। ये देखकर कि जियाओ मिंग गहरे विचारों में डूब गया था, उसके बगल में याओ ये ने कहा, मास्टर जियाओ मिंग, वास्तव में मेरे परदादा भी आपसे जोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए कहना चाहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास इसे परिष्कृत करने का समय है। एक 6ठी श्रेणी की जोंग ब्रेकिंग पिल। जियाओ मिंग ने उसकी बातें सुनी और दिलचस्पी दिखाए। जोंग ब्रेकिंग पिल एक उच्च श्रेणी की गोली थी। जियामा साम्राज्य में
यह माना जाता था कि पिलकिन बूही को भी इस स्तर की गोली को परिष्कृत करने में कठिनाई होगी। दूसरे पक्ष को कैसे यकीन हो सकता है कि वह इसे परिष्कृत कर सकता है? वास्तव में यह एक ज़ोन ब्रेकिंग पिल है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मास्टर जियाओ मिंग के पास इसे परिष्कृत करने का समय है। याओ ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, वास्तव में जिया जिंगतियान ने याओ ये से ज़ोन ब्रेकिंग पिल का उल्लेख केवल परीक्षण के लिए करने के लिए कहा था कि म्यागर अपनी प्रतिष्ठा को संजोते थे और दुनिया से निपटने में बहुत सतर्क रहते थे। अगर जियाओ मिंग इसे परिष्कृत कर सकता है तो हर कोई खुश होगा। अगर वह इसे परिष्कृत नहीं कर सकता है तो वह स्वाभाविक रूप से मना कर देगा और एक अच्छी छाप छोड़ देगा। जियाओ मिंग की विकास गति के साथ वे भविष्य में फिर से उसकी तलाश भी कर सकते हैं। हालांकि सफलता दर के संबंध में ये शोधन संभव है। हालांकि जियाओ मिंग का मानना था कि वह अपनी स्वर्गीय ज्वाला की मदद से इस स्तर की गोली को परिष्कृत कर सकता है। ज़ोन ब्रेकिंग पिल की सामग्री को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था और उसके पास ज़ोन ब्रेकिंग पिल भी उसकी स्टोरेज रिंग में थी, इसलिए उसने इसे पहले परिष्कृत नहीं किया था और तकनीक से अपरिचित था, इसलिए उसके लिए सफलता दर की गारंटी देना मुश्किल होगा। ये सफलता दर ये बहुत अधिक नहीं है, केवल 40% है। 40%। याओ ये ने उसके शब्दों पर थोड़ी राहत की सांस ली, अपनी कामुक छाती को थपथपाया और गुस्से का नाटक करते हुए कहा, मास्टर जियाओ मिंग को मजाक करना बहुत पसंद है। छठी स्तरीय चोटी की गोली के लिए 40% सफलता दर होना अब कम नहीं है। मैं मास्टर से हमारी मदद करने के लिए कहता हूँ। हमने जियामा पवित्र शहर में कीमियागरों के नियमों के अनुसार सब कुछ तैयार किया है और मुआवजा भी आपको संतुष्ट करेगा, मास्टर। क्या 40% की सफलता दर अधिक थी? जियाओ मिंग को 90% से कम की सफलता दर कम लगती थी और केवल खुद के साथ सख्त होने से ही वह सुधार कर सकता था उसके कौशल। लेकिन ये देखकर कि दूसरे पक्ष को कोई परवाह नहीं थी, जियाओ मिंग ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, बहुत अच्छा, मैं दोनों पर सहमत हूँ। एक कीमियागर के रूप में जब दूसरा पक्ष व्यापार के बारे में बात करने के लिए उसके दरवाजे पर आया तो उसके लिए मना करने का कोई कारण नहीं था और चून की छठी स्तरीय गोलियों के लिए सामग्री मिलना बहुत मुश्किल था। इस बार ज़ोन ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने से उसे अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बेशक जियाओ मिंग के पास ज़ोन ब्रेकिंग पिल उसकी स्टोरेज रिंग में थी और अब वह इसे सीधे दूसरे पक्ष को बेच सकता था, लेकिन ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसे परिष्कृत करने के लिए 3 सामग्री और 40% सफलता दर के साथ उसे इस बात की बहुत अधिक निश्चितता थी कि वह इसे परिष्कृत करने में सक्षम होगा। वह अभ्यास करने का यह अवसर नहीं छोड़ सकता था। ये देखकर कि जियाओ मिंग सहमत हो गया, याओ ये ने एक उज्ज्वल मुस्कान प्रकट की और मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। हमारी मदद करने के लिए तैयार होने के लिए मास्टर जियाओ मिंग का धन्यवाद। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर कब जाने और जियामा पवित्र शहर जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। क्या राजकुमारी याओ ये बहुत चिंतित नहीं है? उसके उत्साहित चेहरे को देखकर जियाओ मिंग हंसा। जितनी जल्दी शांत समुद्री स्केली जानवर की चोटों का इलाज हो जाए उतना ही अच्छा है। कृपया मुझे माफ करें, अगर यह मास्टर के लिए असुविधाजनक है तो फिलहाल हम इसे थोड़ी देर के लिए स्थगित कर सकते हैं। यह महसूस करते हुए कि वह थोड़ा असभ्य हो रही थी, याओ ये ने थोड़ा खांसते हुए जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं, हम कल चले जाएंगे। जियाओ मिंग भी खड़ा हो गया और याओ ये को अलविदा कहने लगा। जियाओ मिंग के साथ कल साथ जाने का समय तय करने के बाद याओ ये चली गई। वुटैन शहर में सिटी लॉर्ड का निवास है और वह आज रात वहीं रहेगी। याओ ये के जाने के तुरंत बाद तीनों बुजुर्ग स्वागत कक्ष में दाखिल हुए। जियाओ मिंग को देखते हुए जो अपनी सीट पर बैठा था, तीनों बुजुर्ग चारों ओर इकट्ठा हो गए और कुछ जिज्ञासा से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि राजकुमारी याओ ये का हमारे जियाओ कबीले में आने का क्या काम है? उसने मुझे केवल गोलियां परिष्कृत करने के लिए बुलाया था, कोई महत्वपूर्ण काम नहीं। जियाओ मिंग ने विशिष्ट सामग्री के बारे में विस्तार से नहीं बताया। इसके बजाय उसने कहा, आप तीनों ठीक समय पर आ गए हैं, कल मैं कबीले से यात्रा पर निकल जाऊंगा। क्या आप जा रहे हैं? क्या इसलिए कि राजकुमारी याओ ये आपको गोलियों को परिष्कृत करने के लिए ढूंढ रही है? और आप कब वापस आएंगे? जियाओ मिंग के जाने की आवाज़ सुनकर तीनों बुजुर्ग पूछने के लिए दौड़े। मुझे आधे महीने के लिए चले जाना चाहिए। इसके बारे में सोचने के बाद जियाओ मिंग ने कहा। ये सुनकर कि वह केवल आधे महीने के लिए चला जाएगा, तीनों बुजुर्गों ने राहत की सांस ली और ईमानदारी से इन दिनों जियाओ मिंग के जियाओ परिवार में होने से उनकी सुरक्षा की भावना बढ़ गई थी। अगर जियाओ मिंग चले जाते तो वे कुछ समय के लिए थोड़ा अनिच्छुक होते। इस बार कबीले को छोड़ते समय पिछली बार के विपरीत तीनों बुजुर्गों ने जियाओ मिंग को महाद्वीप पर चलने के तरीके सिखाने के लिए नहीं खींचा,
क्योंकि जियाओ मिंग पहले से ही एक डू किंग था और अब उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी। इस बार इसके बजाय यह जियाओ मिंग था जिसने उन्हें जियाओ यान के साथ अब और गड़बड़ न करने की चेतावनी दी। आज जब यून यून दरवाजे पर पहुंचा तो जियो मिंग ने तीव्रता से महसूस किया कि जियो यान की अंगूठी में आत्मा शक्ति में उतार चढ़ाव था। शायद यह इसलिए था क्योंकि याओ लाओ ने जियो यान से कुछ कहा था जिसने उसे यून यून के सामने किसी तरह का 3 साल का समझौता स्थापित करने का साहस दिया था। चूंकि याओ लाओ ने जियो यान के साथ बातचीत की थी तो जियो यान की प्रतिभा निश्चित रूप से भविष्य में ठीक होने वाली थी, और अगर वे जियो यान को निशाना बनाना जारी रखते हैं तो इन तीनों बुजुर्गों को नुकसान उठाना पड़ेगा। ये देखते हुए कि तीनों बुजुर्गों ने उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार किया था, जियो मिंग ने सोचा कि उनके लिए कबीले के सदस्यों को रोकना बेहतर होगा। जब उन्होंने जियो मिंग के शब्दों को सुना जिसमें उन्होंने कबीले के सदस्यों को रोकने के लिए कहा था, तो तीनों बुजुर्गों ने सोचा कि जियो मिंग जियो यान का बचाव कर रहा है, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को देखा और अपना सिर हिलाया। हालांकि उन्हें जियो यान पसंद नहीं था, क्योंकि जियो मिंग ने कहा था वे केवल वही कर सकते थे जो उन्हें बताया गया था। अध्याय 105 जियाम अपवित्र शहर जिया जिंग तियान। अगले दिन जियाओ मिंग जी यान को याओ ये से मिलने के लिए शहर के भगवान के निवास पर ले गया और साथ में जियामा पवित्र शहर की ओर चल पड़ा। 2 दिन बाद जियामा शाही परिवार द्वारा विशेष रूप से पाले गए एक उड़ने वाले जादुई जानवर के ऊपर जियाओ मिंग खिड़की के सामने खड़ा था और बाहर देखा और दूरी में एक विशाल शहर दिखाई दिया। जियामा साम्राज्य की शाही राजधानी के रूप में जियामा पवित्र शहर में स्वाभाविक रूप से कई लोग रहते थे, और जब आसमान से देखा जाता था तो ये जियानान शहर से भी बड़ा था, जहां जियानान अकादमी स्थित थी, जो एक प्राचीन और भव्य आभा को प्रकट करती थी। जैसे ही जियाओ मिंग दूर की ओर देख रहा था, एक सुगंधित हवा आई और उसके पास आकर खड़ी हो गई। अकेले दृश्यों का आनंद लेते हुए मास्टर जियाओ मिंग वास्तव में सुरुचिपूर्ण है। मैं अपने कमरे में बोर हो रही हूँ, शाही राजधानी दूर नहीं है, इसलिए बाहर जाकर अपने मूड को शांत करने के लिए चारों ओर देखना अच्छा है, जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। याओ ये ने जियाओ मिंग की ओर देखा, जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। 2 दिनों तक साथ रहने के बाद याओ ये ने देखा कि जियाओ मिंग अभी भी काफी मिलनसार था, और जब उसने फिर से जियाओ मिंग का सामना किया तो वह उससे पहली बार मिलने की तुलना में कम घबराई हुई थी। क्या हम वहां पहुंच रहे हैं? तैयार हो जियाओ मिंग? अगले कमरे में जियाओ मिंग की आवाज के बाद बैंगनी रंग की पोनीटेल वाला एक छोटा सिर दरवाजे से बाहर झांका। अगर जियान नहीं था तो वह कौन था? हाँ, हमें 2 मिनट में वहां पहुंच जाना चाहिए, जियाओ मिंग ने जियान से कहा, जो कमरे में दाखिल हो चुका था और सीधे उसके और याओ ये के बीच में आ गया था। आखिरकार, मैं हर बार जब मैं इस उड़ने वाले जानवर की सवारी करता हूँ तो वास्तव में ऊब जाता हूँ, और तुम अभी भी मुझे जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाने देते। हम्फ, अगर तुम मुझसे पूछो तो क्या इतनी कम दूरी तक खुद उड़ना ज्यादा तेज नहीं है? हमें इस धीमी गति से उड़ने वाले जानवर की सवारी क्यों करनी है? जियान ने अपनी कमर पर हाथ रखा और शिकायत की। यह जियाओ मिंग ने बिना कुछ बोले याओ ये को देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि याओ ये उड़ नहीं सकती थी। जब वह उसे आमंत्रित करने आई तो उसे पीछे छोड़कर उड़ जाना उसके लिए अनुचित लगा। वैसे भी उन्हें उड़ने वाले जानवर पर यात्रा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए ये ठीक था। जहां तक जियान को औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश में बाहर जाने देने की बात है, वास्तव में जियाओ परिवार को छोड़ने के बाद उसने जियान को एक बार बाहर जाने दिया, लेकिन उस बार जियान अपने हाथों में कई सीलबंद ज़ेडबक से लेकर आई। जाहिर है उसने किसी और के घर से खजाने लिए। इससे वह अवाक रह गया। उसके लिए जियामा साम्राज्य में दुश्मन न बनाना बेहतर है, इसलिए जियाओ मिंग ने फिर से जियान को बाहर जाने से मना किया। याओ ये भी समस्या को समझ गया और थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए जियान को थोड़ी जिज्ञासा से देख रहा था। इन 2 दिनों के दौरान उसने पहले ही नोटिस कर लिया था, ऐसा लग रहा था कि जियाओ मिंग इस खूबसूरत नाजुक दिखने वाली लड़की से बहुत स्नेही था। उसने दूसरे पक्ष के साथ भी अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन दूसरे पक्ष को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने उसे अनदेखा कर दिया। शाही परिवार की सबसे बड़ी राजकुमारी होने के नाते ये पहली बार था जब उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। हर जगह औषधीय जड़ी बूटियां हैं। शाही राजधानी की इस यात्रा को समाप्त करने के बाद मैं उन्हें खोजने के लिए आपके साथ मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में क्यों न जाऊं? जियाओ मिंग ने जियान के रेशमी बालों में अपना दाहिना हाथ फेरते हुए कहा। उसे कोमलता का एहसास हुआ। मास्टर जियाओ मिंग, इतनी परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास औषधीय जड़ी बूटियों का एक बड़ा संग्रह है।
अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो इस यात्रा के खत्म होने के बाद मास्टर ज़ियाओ मिंग शाही परिवार के खजाने में जाकर जितनी चाहे उतनी जड़ी बूटियां ले सकते हैं। उन शब्दों पर याओ ये, जो ज़ियान के बगल में था, ने जल्दी से कहा, बेशक मिस ज़ियान, मास्टर ज़ियाओ मिंग के दोस्त के रूप में हम आपको 2 औषधीय जड़ी बूटियां भी भेंट करेंगे। याओ ये ने ज़ियान को 2 औषधीय जड़ी बूटियां दी। ये वास्तव में ज़ियाओ मिंग के चेहरे की वजह से था। ज़ियान के दिमाग को नहीं पता था कि औषधीय जड़ी बूटियों के लिए बिल्कुल भी मना करने का क्या मतलब है, इसलिए वो खुशी से सहमत हो गई। खुश ज़ियान को अवाक देखते हुए, क्या ये औषधीय जड़ी बूटियां लेना इतना आसान था? ज़ियाओ मिंग ने याओ ये से कहा, धन्यवाद राजकुमारी याओ ये, उन औषधीय जड़ी बूटियों को इस बार इनाम के हिस्से के रूप में गिना जाएगा। जैसे ही वह कुछ और कहने वाली थी, एक काले कपड़े वाली आकृति डू स्पिरिट लेवल आभा उत्सर्जित करती हुई आई और बोली, राजकुमारी, हम जिया माँ पवित्र शहर में पहुंच गए हैं। अगला उदाहरण उड़ान स्टेशन है। याओ ये ने बात करना बंद कर दिया और काले कपड़े वाली आकृति को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। तो चलो उतरते हैं और परदादा को ये बताने के लिए एक संदेश भी भेजते हैं कि मास्टर ज़ियाओ मिंग आ गए हैं। एक भव्य महल में, एक शानदार हॉल के बीच में, मास्टर ज़ियाओ मिंग, ये खुशी की बात है कि आप दूर से आए हैं। हा हा हा, कृपया बैठिए, कोई चाय डाल दे। सफ़ेद लिनन के लबादे में सजे एक बूढ़े व्यक्ति ने उत्साहपूर्वक ज़ियाओ मिंग का अभिवादन किया, जो अभी अभी अंदर आया था, जबकि याओ ये विनम्रता से उसके बगल में खड़ा था। ये कुछ भी नहीं है, एल्डर जिया। ज़ियाओ मिंग ने अपने सामने लिनन के लबादे में सजे बुजुर्ग को देखा और मुस्कुराया। अभी अभी उड़ने वाला जादुई जानवर सीधे शाही शहर के पास उतरा था, और जब वे शाही शहर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिया जिंगतियान लंबे समय से इंतजार कर रहा था। जिया माँ पवित्र परिवार के सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में, जिया जिंगतियान के पास उनकी धारणा के अनुसार एक शिखर डू सम्राट की ताकत थी, और उनकी मजबूत आभा को कम करके नहीं आंका जा सकता था। जैसे ही उसने देखा कि जियाओ मिंग और ज़ियान उसके बगल में अपनी सीट पर बैठे हैं, जिया जिंगतियान मुस्कुराहट से भर गया और सबसे पहले ज़ियाओ मिंग की प्रशंसा की, बिल्कुल शाही राजा के अहंकार के बिना। प्रशंसा के शब्द वही पुराने तारीफ थे, ज़ियाओ मिंग की प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए, जिसने ज़ियाओ मिंग के बगल में ज़ियान को ऊब में आहें भरने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जिया जिंगतियान एक बुजुर्ग के रूप में दूसरों की तुलना में बहुत अच्छे से बात करता था, लेकिन ज़ियाओ मिंग, जिसने पहले से ही एक आदत बना ली थी, शब्द उसके बाएं कान में गए और उसके दाहिने कान से निकल गए। जिया जिंगतियान के शब्दों से उसे आकर्षित करने का इरादा जो बाहर निकलने वाला था, उसे भी ज़ियाओ मिंग ने सीधे अनदेखा कर दिया। जिया जिंगतियान के काम करने के तरीके से पता चला कि वह 6ठे दर्जे के कीमियागर के लिए उत्सुक था। वह उत्सुक कैसे न हो सकता था? 6ठे दर्जे का कीमियागर जिया माँ साम्राज्य में शीर्ष पायदान पर है, बस वहाँ होने से वह बड़ी संख्या में मजबूत लोगों को आकर्षित कर सकता है। उसके पास जो आकर्षण है वह कल्पनीय है, और अगर ज़ियाओ मिंग उसकी तरफ आकर्षित हो जाता तो शाही परिवार की शक्ति दोगुनी हो जाती। इसलिए जिया जिंगतियान इतना उत्साही था। बेशक इच्छा तो इच्छा ही होती है, लेकिन अगर ज़ियाओ मिंग शाही परिवार में शामिल होने का इरादा नहीं रखता था, जिया जिंगतियान उसे रहने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता था। ज़ियाओ मिंग इतनी जल्दी आगे बढ़ने में सक्षम था, अपनी खुद की प्राकृतिक प्रतिभा के अलावा उसके पीछे कोई होना चाहिए। जल्दबाजी में कदम उठाना बुद्धिमानी नहीं होगी। अभिवादन के बाद ज़ियाओ मिंग सीधे मुद्दे पर आया और अपनी यात्रा का उद्देश्य सामने लाया। बड़े जिया, मुझे पहले से ही पता है कि इस बार मुझे आमंत्रित करने का उद्देश्य क्या है। क्या आप पहले जोन ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं पहले शांत समुद्री स्केली जानवर का इलाज करूं? मास्टर ज़ियाओ मिंग, क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? मैंने पहले ही किसी को आपके लिए भोज तैयार करने का आदेश दिया है। पहले आपका ठीक से स्वागत करने के बाद इस मामले पर चर्चा करना बेहतर होगा। जिया जिंगतियान ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में जिया जिंगतियान अभी भी बहुत खुश थी कि ज़ियाओ मिंग ने इन 2 मामलों को जल्दी से हल करने की पहल की थी। आखिरकार जितनी जल्दी ये समस्याएं हल हो जाएं, उतना ही अच्छा है। हालांकि ऐसा लगता है कि अगर वे उसे अपनी सीट गर्म करने से पहले ही काम शुरू करने देते हैं, तो उनमें आतिथ्य की कमी होगी, इसलिए उसे यह कहना पड़ा। कोई बात नहीं, मुझे बेहतर होगा कि मैं दिव्य रक्षक जानवर को देख लूं। पुराने घावों को भरना मुश्किल है, मैं पहले इसका पता लगाऊंगा ताकि बेहतर विचार मिल सके। जिया जिंगतियान ने शब्द सुने, उसने एक पल के लिए सोचा और उसे यह उचित लगा। वह खड़ा हुआ और मुस्कुराया। हाँ, तो मैं मास्टर ज़ियाओ मिंग को परेशान करूंगा। कृपया खराब आतिथ्य के लिए मुझे दोष न दे।
और कृपया शांत समुद्री स्केली जानवर की स्थिति की जांच करने के बाद रिसेप्शन भोज से इनकार न करें। मम्मा चलो, जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया। अध्याय 106 चोटों की जांच, 2 तरीके। जिया जिंगतियान के नेतृत्व में जियाओ मिंग और अन्य लोग जल्द ही इंपीरियल सिटी के पीछे पहाड़ी जंगल में पहुंच गए। पहाड़ के पीछे बांस के जंगल से गुजरने के बाद जियाओ मिंग और उसके समूह के सामने एक विशाल झील दिखाई दी। जब उसने देखा कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, तो जिया जिंगतियान, जो आगे चल रहा था, मुड़ा और जियाओ मिंग को देखकर मुस्कुराया। हे मास्टर जियाओ मिंग, हम पहुंच गए हैं, हमें बाद में आपको परेशान करना होगा। बड़े जिया बहुत विनम्र हैं। जियाओ मिंग ने एक फीकी मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाया, लेकिन उसकी नज़र विशाल झील पर चली गई। यहाँ वह उस अत्यंत गहरी झील के तल में छिपी एक राजसी आभा को थोड़ा बहुत महसूस कर सकता था, और उसने सोचा कि यह शांत समुद्र का स्केली जानवर होगा। हाँ, इस झील में वाकई एक बड़ा सांप है, ताकत के मामले में बुरा नहीं है। जब जियाओ मिंग को यह एहसास हो रहा था, तो उसके बगल में मौजूद ज़ियान ने अचानक चौंककर चिल्लाया और बोला। ये सुनकर जियाओ मिंग ज़ियान की प्रतिक्रिया से हैरान नहीं हुई। ज़ियान एक प्राचीन शून्य ड्रैगन थी, इसलिए यह बहुत अजीब नहीं था कि वह झील में शांत समुद्री स्केली जानवर को महसूस कर सकती थी। जियाओ मिंग के विपरीत, जो ज़ियान की पहचान जानता था, जिया जिंगतियान और याओ ये दोनों ने जो सुना उससे चौंक गए और फिर प्यारी जेड जैसी लड़की को घूर कर देखा। इतनी गहरी झील में छिपी आभा को समझना मुश्किल था, लेकिन ये प्यारी दिखने वाली लड़की छिपे हुए जानवर के शरीर के आकार को पहचानने में सक्षम थी। वे कैसे आश्चर्यचकित नहीं हो सकते थे। उनके आगे की जांच करने की प्रतीक्षा किए बिना जियाओ मिंग ने कहा, बड़ी जिया, उस शांत समुद्री स्केली जानवर को बुलाओ। ये शब्द सुनकर जिया जिंगतियान ने जल्दी से सिर हिलाया, और अपने शरीर की एक झलक के साथ वह झील के ऊपर दिखाई दिया। दोनों पैरों के साथ पानी की सतह पर उतरा, और फिर उसके हाथ पानी में डूब गए, और उसका राजसी डुक्यूई उभरा। झील की शांत सतह अचानक उबलने लगी, और पानी के अनगिनत बुलबुले उभर आए। झील के उबलने के साथ किनारे पर मौजूद जियाओ मिंग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि झील के तल से धीरे धीरे एक राजसी आभा निकल रही है। धमाका! जैसे ही झील उबल रही थी, पानी का एक विशाल स्तंभ अचानक झील से बाहर निकल आया और अंत में गिरते पानी के छींटों से भरे आकाश में बदल गया। जब पानी की बौछारें बंद हुईं, तो जियाओ मिंग की आंखों में आधी झील के आकार का एक विशाल जानवर दिखाई दिया, और यह जादुई जानवर कोई और नहीं बल्कि शांत समुद्र का स्केली बीस्ट था। उसने अपना मुंह खोला और उसके मुंह से एक बहरा करने वाली आवाज निकली, बूढ़ी जिया, तुम मुझे इतनी जल्दी फिर से बुला रही हो, क्या यह मेरे मामलों की वजह से है? झील के ऊपर खड़े जिया जिंगतियान ने शांत समुद्री स्केली जानवर को देखा और मुस्कुराया और कहा, पुराने दोस्त, मैंने मास्टर जियाओ मिंग को आने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले आपकी चोटों की जांच करने की जरूरत है। वे यही हैं, आपने अभी तक उनका शुक्रिया अदा नहीं किया है। ये कहते हुए जिया जिंगतियान की आंखें किनारे की ओर मुड़ गईं। शांत समुद्री स्केली जानवर ने उनकी निगाह का अनुसरण किया और जियाओ मिंग को देखा, जो किनारे पर ही रह गया था। बच्चे, क्या आप छठे दर्जे के मास्टर अल्केमिस्ट हैं? शांत समुद्री स्केली जानवर स्वभाव से घमंडी था, और हालांकि जियाओ मिंग उसकी मदद करने आया था, लेकिन उसके शब्दों में ज्यादा सम्मान नहीं था। हालांकि जियाओ मिंग जानता था कि इनमें से ज्यादातर जादुई जानवरों का व्यक्तित्व ऐसा ही होता है, इसलिए उसने बुरा नहीं माना और बस अपना सिर हिला दिया और कहा, मैं वास्तव में छठी श्रेणी का कीमियागर हूँ। चलो समय बर्बाद नहीं करते, चलो अभी शुरू करते हैं। इसके साथ ही जियाओ मिंग ने दूर खड़े जिया जिंगतियान को सिर हिलाया, और अपने कंधों को हिलाने के साथ उसकी पीठ से आग के लाल पंखों की एक जोड़ी उभरी। आग के पंख कंपन करने लगे और धीरे धीरे हवा में बह गए। अंत में शांत समुद्र स्केली जानवर के विशाल सिर के ऊपर दिखाई दिए। जानवर की बड़ी पुतलियां उसके सामने छोटी आकृति को घूर रही थी, और शांत समुद्र स्केली जानवर के शरीर में व्याप्त जल आभा अचानक बहुत कम हो गई। और थोड़ी देर बाद शांत समुद्र स्केली जानवर ने अचानक कहा, बच्चे, तुम्हारी अग्नि विशेषता आभा बहुत भारी है, इसलिए तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए। जियाओ मिंग उसके शब्दों पर ठिठक गया, फिर समझ गया। ये शांत समुद्री पपड़ीदार जानवर एक जल गुण जादुई जानवर से संबंधित था और अग्नि गुण डुक्यूई के प्रति बहुत संवेदनशील था, और उसके शरीर में डुक्यूई सामान्य अग्नि गुण डुक्यूई से भी परे था, क्योंकि उसने 10,000 जानवरों की ज्वाला को निगल लिया था। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने उसके दृष्टिकोण का विरोध किया। हालांकि चूंकि यह मामला था, इसलिए एक विशेष तकनीक के साथ शांत समुद्री पपड़ीदार जानवर के शरीर की जांच करने के लिए अपने स्वयं के डुक्यूई का उपयोग करने की उसकी मूल योजना काम नहीं करेगी।
इसके बारे में सोचने के बाद जियाओ मिंग ने कहा, मैंने मूल रूप से आपके शरीर की जांच करने के लिए एक विशेष तकनीक का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन चूंकि आप मेरी डू क्यूई के लिए बहुत प्रतिकारक हैं, इसलिए मैं केवल अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके सीधे आपके शरीर की जांच कर सकता हूँ, इसलिए बाद में मेरी आत्मा शक्ति का विरोध न करें, समझे। दूसरे पक्ष के शरीर की जांच करते समय यदि दूसरा पक्ष जानबूझकर विरोध करता है तो वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष के शरीर पर घावों के गहरे स्तर की जांच करने में सक्षम नहीं होगा। यही कारण है कि जियाओ मिंग ने ऐसा कहा था। आत्मा शक्ति, ठीक है, जब तक आप मेरे शरीर पर उस भयानक अग्नि गुण वाली डू क्यूई को नहीं लगाते, मैं विरोध नहीं करूंगा। इन शब्दों पर जियाओ मिंग ने सिर हिलाया और अपनी आत्मा शक्ति को अपने माथे से बाहर निकलने और शांत समुद्र स्केली जानवर के शरीर के हर हिस्से को छेदने का आग्रह किया। उसी समय शांत समुद्र स्केली जानवर के शरीर में मांसपेशियों और हड्डियों और डू क्यूई के संचालन पथ का हर विवरण जियाओ मिंग के दिमाग में दिखाई दिया। वे पुराने घाव भी जियाओ मिंग के दिमाग में दिखाई दिए। शरीर की परिधि पर सतही घावों को अनदेखा करते हुए जियाओ मिंग ने केवल अपने शरीर में गहरे घावों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे जैसे जियाओ मिंग ने खोज की, शांत समुद्र स्केली जानवर ने केवल एक आश्चर्यजनक आत्मा शक्ति को अपने पूरे शरीर को स्कैन करते हुए महसूस किया। उसके बारे में सब कुछ दूसरे पक्ष की आंखों के सामने था, जिसके लिए वह केवल अपनी असुविधा को सहन कर सकता था और विरोध नहीं कर सकता था, जैसा कि जियाओ मिंग ने पहले उसे करने का आदेश दिया था। कुछ क्षण बाद जियाओ मिंग, जिसने शांत समुद्री स्केली जानवर के शरीर को कई बार स्कैन किया था, ने अपनी आत्मा शक्ति वापस ले ली। ये देखते हुए कि उसके शरीर में बेचैनी गायब हो गई थी, शांत समुद्री स्केली जानवर ने जल्दी से पूछा, मेरा शरीर कैसा है, क्या इसे ठीक किया जा सकता है। शांत समुद्री स्केली जानवर के सवाल के जवाब में जियाओ मिंग केवल इतना कह सका कि यह एक पुराना घाव होने के योग्य था जो इतने लंबे समय से बना हुआ था और अभी तक ठीक नहीं हुआ था। ये वास्तव में काफी जटिल था। वास्तविक तथ्य यह था कि शांत समुद्री स्केली जानवर के शरीर पर केवल सतह पर कुछ निशान थे, लेकिन वास्तव में अंदर लंबे समय से गड़बड़ थी। उसके शरीर के अंदर कई घाव थे जिन्हें ठीक करना मुश्किल था। उसके मेरिडियन भी कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गए थे और डू क्यूई का कामकाज कभी कभी स्थिर हो जाता था। जियाओ मिंग ने अनुमान लगाया कि अपने इस शरीर के साथ वह केवल 3 या 4 साल तक घावों को दबाना जारी रख सकता है। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि हाल के सालों में जिया मा साम्राज्य के आसपास की स्थिति ज्यादा स्थिर थी और उसे लड़ने की जरूरत नहीं थी। नहीं तो इसमें 3 या 4 साल नहीं लगते, सिर्फ दुश्मन के खिलाफ 2 या 3 लड़ाइयां लगती और फिर शांत समुद्री स्केली जानवर अपने घावों के कारण पूरी तरह से गिर जाता, जिससे फिर से लड़ना मुश्किल हो जाता। जियाओ मिंग ने अपनी जांच के नतीजे शांत समुद्री स्केली जानवर को बताए, साथ ही जिया जिंगतियान को भी, जो उसके पक्ष में आ गया था। ये सुनकर कि यह इतना गंभीर था, जिया जिंगतियान ने भौहें सिकुड़ी और जल्दी से पूछा, मास्टर जियाओ मिंग, तो क्या यह अभी भी ठीक हो सकता है? हाँ, हो सकता है। इस सवाल का जवाब जियाओ मिंग ने सपाट लहजे में दिया। जब जिया जिंगतियान ने जियाओ मिंग के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखा तो उसे राहत महसूस हुई। अभी अभी उसने जियाओ मिंग को इतनी गंभीरता से बात करते हुए देखा था, जिससे उसे लगा कि शांत समुद्री स्केली जानवर का इलाज करना मुश्किल है। जब तक कि यह इलाज योग्य है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह गंभीर रूप से घायल है। शांत समुद्री पपड़ीदार जानवर स्वाभाविक रूप से अपने शरीर की स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट था। ये देखकर कि जियाओ मिंग ने कहा कि अभी भी एक इलाज है, वह भी खुशी से भर गया। उसने जल्दी से पूछा, महामहिम के पास मुझे ठीक करने के लिए कौन से तरीके हैं? शांत समुद्री पपड़ीदार जानवर के स्वर को सुनकर, जो अचानक बहुत अधिक विनम्र हो गया था, जियाओ मिंग मुस्कुराया और कहा, मैं कई तरीकों के बारे में जानता हूँ, हालांकि उनमें से कुछ को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं केवल 2 सबसे व्यवहार्य तरीकों को बताऊंगा। पहला एक मध्यवर्ती स्तर की 6ठी स्तरीय गोली है जिसका असाधारण रूप से उल्लेखनीय प्रभाव है जादुई जानवरों के घाव, मिश्रित अस्थि मोल्डिंग गोली। दूसरा 4 निम्न स्तरीय 6ठी स्तरीय गोलियों का उपयोग करना है, जीवन शक्ति की गोली, आप एक चुन सकते हैं। अध्याय 107 परिष्कृत गोलियां। ये देखकर कि जियाओ मिंग ने आसानी से 2 उपचार विधियों का नाम लिया था, जिया जिंगतियान ने पहले अपने दिल में चुपके से प्रशंसा की कि वह एक मास्टर कीमियागर होने के योग्य था, उन मास्टर कीमियागरों के बराबर नहीं जिन्हें उसने पहले खोजा था। एक पल सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि ऐसा लगता है कि उसने इन 2 प्रकार की गोलियों के बारे में कभी नहीं सुना था। अगर उसे नहीं पता था तो वह पूछेगा, इसलिए जिया जिंगतियान ने विनम्रतापूर्वक जियाओ मिंग से सलाह मांगी, मास्टर जियाओ मिंग, मुझे आश्चर्य है कि इन 2 तरीकों के बीच क्या अंतर है।
अंतर यह है कि इसके लिए केवल एक मिश्रित अस्थि मोल्डिंग गोली की आवश्यकता होती है क्योंकि इसका जादुई जानवरों पर एक विशेष प्रभाव होता है। अरे हाँ, इस गोली को इस्तेमाल करने पर एक विशेष तकनीक की भी आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, जीवन शक्ति की गोली का जादुई जानवरों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, साथ ही इसका ग्रेड निम्न होता है, इसलिए इसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। वैसे मैं इन दो गोलियों को परिष्कृत कर सकता हूँ। ज़ियाओ मिंग का उत्तर इतना स्पष्ट रूप से सुनकर जिया जिंगटियान और शांत समुद्री स्केली जानवर ने एक दूसरे को देखा जैसे कि वे संवाद कर रहे हों। कुछ ही समय बाद जिया जिंगटियान ने कहा, हम मिश्रित हड्डी मोल्डिंग गोली का उपयोग करना चुनेंगे। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर ज़ियाओ मिंग को किन जड़ी बूटियों की आवश्यकता है, हमें बताएं ताकि हम बाद में इसे तैयार करने के लिए किसी को आदेश दे सकें। जिया जिंगटियान का चयन ज़ियाओ मिंग के लिए अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि 4 निम्न श्रेणी की छठी स्तरीय गोलियां बनाने की तुलना में एक मध्यवर्ती छठी स्तरीय गोली बनाना स्पष्ट रूप से बहुत तेज था। ज़ियाओ मिंग भी ऐसा करने में खुश था और सीधे मिश्रित हड्डी मोल्डिंग गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक औषधीय जड़ी बूटियों को उद्धृत किया। हड्डी को आकार देने वाला फूल, रक्त शतानुसार। कल मैं तुरंत किसी को औषधीय सामग्री पहुंचाने के लिए भेजूंगा मास्टर ज़ियाओ मिंग, सफलता दर की परवाह किए बिना। जब तक मास्टर इसे परिष्कृत कर सकते हैं, चाहे कितनी भी औषधीय सामग्री का सेवन किया जाए, मेरा शाही परिवार नहीं करेगा देखभाल। आवश्यक औषधीय जड़ी बूटियों पर ध्यान देने के बाद जिया जिंगटियान मुस्कुराया और बड़ी उदारता से बोला, हालांकि मिश्रित हड्डी मोल्डिंग गोली बनाने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां साधारण नहीं थीं, लेकिन वे शाही परिवार के समृद्ध संग्रह के लिए कोई समस्या नहीं थी। शाही परिवार न केवल मिश्रित हड्डी मोल्डिंग गोली के लिए बल्कि अधिक उन्नत ज़ोन ब्रेकिंग गोली के लिए भी औषधीय सामग्रियों के कुछ जोड़े इकट्ठा कर सकता है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि वे बेहद अमीर और उदार हैं। शांत सागर स्केली जानवर की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद ज़ियाओ मिंग और अन्य लोग शाही शहर के पीछे से निकल गए और शाही परिवार द्वारा तैयार किए गए भोज की ओर बढ़ गए। उस रात अच्छी तरह से आराम करने के बाद ज़ियाओ मिंग ने अगले दिन जिया जिंगटियान द्वारा व्यक्तिगत रूप से भेजी गई औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त की। ज़ियाओ मिंग ने तुरंत खुद को कुछ दिनों के लिए अलग नहीं किया, बल्कि कुछ गोलियों की बोतलें निकालीं और उन्हें ज़ियान को सौंप दिया और उसे अगले कुछ दिनों में भटकने से रोकने की चेतावनी देने के बाद वह उस गुप्त कमरे में दाखिल हुआ जिसे जिया जिंगटियान ने उसके लिए तैयार किया था। गुप्त कमरे में ज़ियाओ मिंग पत्थर के बिस्तर के ऊपर पैर मोड़कर बैठा था। उसके सामने लगभग 60 जेड बॉक्स थे और जेड बॉक्स में दवा की एक तेज खुशबू थी, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि ये कोई साधारण चीजें नहीं थी। ये औषधीय जड़ी बूटियां थीं जिन्हें जिया जिंगटियान ने इस बार गोलियां बनाने के लिए उसे भेजा था। उनमें से प्रत्येक अत्यंत दुर्लभ थी और ब्लड पायथन शाखा से कम नहीं थी, जो फाइटिंग स्पिरिट पिल को परिष्कृत करने के लिए मुख्य सामग्री है। जैक के इन 60 बॉक्स में केवल 10 ही औषधीय जड़ी बूटियां थीं जो ज़ोन ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक थीं। बाकी सभी मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री थी। जाहिर है, मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल के लिए शाही परिवार इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। ज़ोन ब्रेकिंग पिल के लिए इतनी सारी सामग्री न होने का कारण यह नहीं था कि शाही परिवार को परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि ज़ोन ब्रेकिंग पिल के लिए सामग्री प्राप्त करना वास्तव में कठिन था। शाही परिवार इतनी सारी औषधीय जड़ी बूटियां नहीं पा सका। ज़ोन ब्रेकिंग पिल के लिए औषधीय सामग्रियों को एक तरफ रखते हुए ज़ियाओ मिंग ने अपना ध्यान मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल के लिए औषधीय सामग्रियों पर केंद्रित किया। उसने अपने कौशल को बढ़ाने के लिए पहले मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को परिष्कृत करने की योजना बनाई और फिर वह ज़ोन ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करेगा। एक गहरी सांस लेने के बाद उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक विशाल लाल रंग का औषधीय कड़ाही कहीं से प्रकट हुआ, फिर जोर से जमीन पर गिरा, जिससे एक बजने वाली आवाज आई। लाल रंग का औषधीय कड़ाही आकार में बड़ा था। इसका शरीर विभिन्न प्रकार की अनूठी रेखाओं से ढका हुआ था। इसमें विभिन्न सजीव जैसे भयंकर जानवरों के चित्र उकेरे गए थे। उनके बर्बर बड़े मुंह खुले हुए थे और अगर कोई सुनने के लिए उसके पास अपना कान लगाए तो वह कुछ अजीब सी दहाड़ें सुन पाएगा जो औषधीय कड़ाही से धीरे धीरे निकल रही थी। ये 10,000 जानवरों वाली कड़ाही है जिसे जियो मिंग ने लाइव सिम्युलेटर से प्राप्त किया था। जैसे ही उसने अपनी आंखें मूंद ली, जियो मिंग की मां ने उसे देखा। इनको मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल रिफाइनिंग विधि याद आ गई जो उसने जियानान अकादमी में सीखी थी और वह सब बातें जिन पर उसे ध्यान देना चाहिए। आधे समय बाद उसकी आंखें खुली और उसकी कोयले जैसी काली आंखों में एक गहरे लाल रंग की लौ उभरी। पफ! एक सूक्ष्म ध्वनि के साथ ज़ियाओ मिंग की उंगली से फिरोजा लौ का एक गुच्छा उभरा
और उसकी उंगली के सिरे के एक झटके के साथ लौ प्रकाश की एक धारा में बदल गई और बिजली की तरह औषधीय कड़ाही की ओर बढ़ गई। जैसे ही लौ औषधीय कड़ाही में प्रवेश करती है, उसका छोटा शरीर हिंसक रूप से फूल जाता है और एक संक्षिप्त क्षण में छोटी लौ एक धधकती आग में बदल जाती है, जो औषधीय कड़ाही के अंदर बेतहाशा जलती है। और जैसे जैसे गहरे लाल रंग की लौ बढ़ती है, 10,000 जानवरों की कड़ाही की सतह का लाल रंग अधिक से अधिक अंधा होता जाता है, एक आकर्षक नृत्य करने वाली आग जैसा दिखता है। हालांकि यह पहली बार नहीं था जब उसने 10,000 जानवरों की कड़ाही का इस्तेमाल किया था, लेकिन ज़ियाओ मिंग की आंखों में संतुष्टि की झलक दिखी जब उसने औषधीय कड़ाही को देखा जो स्वर्गीय ज्वाला की धधकती आग के नीचे स्थिर खड़ी थी। 10,000 जानवरों की कड़ाही, 10,000 जानवरों की लौ, मेरे पास जादुई जानवरों से संबंधित बहुत सारे खजाने हैं। कुछ समय बीत गया। औषधीय कड़ाही के अंदर का तापमान एक स्थिर स्तर पर पहुंचने के बाद ज़ियाओ मिंग की हथेली ने इशारा किया और एक जादुई जानवर के समान रक्त आभा उत्सर्जित करने वाली औषधीय जड़ी बूटियों से भरा एक जेड बॉक्स उसके हाथ में समा गया। रक्त दानव सार। बुदबुदाने के बाद ज़ियाओ मिंग ने अपने हाथ में औषधीय सामग्री को औषधीय कड़ाही में फेंक दिया और कीमिया प्रक्रिया शुरू कर दी। डॉट डॉट डॉट। चिलचिलाती गर्मी ने संलग्न कमरे को घेर लिया, इसे भट्टी की तरह तपाया। लाल रंग की औषधीय कड़ाई से एक हल्का सफेद धुआं उठा और आखिरकार कमरे में छा गया। औषधीय कड़ाई के सामने ज़ियाओ मिंग का चेहरा भावहीन था क्योंकि उसकी नज़र कड़ाई के अंदर फिरोजा लौ में धीरे धीरे घूम रही प्रोटोटाइप औषधीय गोली पर टिकी हुई थी। इसकी राजसी आत्मा शक्ति तापमान के उतार चढ़ाव को नियंत्रित कर रही थी, हमेशा इसे एक स्थिर तापमान पर स्थिर रखती थी। धीमी गति से वाष्पीकरण के आधे घंटे के बाद धीरे धीरे इसमें से एक समृद्ध औषधीय सुगंध उभरी। औषधीय कड़ाई से ऊर्जा के सूक्ष्म उतार चढ़ाव निकले और आखिरकार कड़ाई की भीतरी दीवार से टकराए, जिससे एक धीमी सी बजने वाली आवाज आई क्योंकि कड़ाई में औषधीय सुगंध लगातार घनी होती गई। काफी देर बाद ज़ियाओ मिंग की आंखें अचानक चमक उठीं और औषधीय कड़ाई का ढक्कन अपने आप गिर गया, जबकि अंदर की गोल हरे रंग की गोली उड़ गई और आखिरकार ज़ियाओ मिंग के हाथ में आ गई। अपने हाथ में गोली की हल्की बची हुई गर्मी को महसूस करते हुए ज़ियाओ मिंग ने राहत की सांस ली। हालांकि इस मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को 6 टियर पिल्स में से केवल मध्यम के रूप में वर्णित किया जा सकता है, फिर भी यह एक सच्ची 6 टियर पिल थी। भले ही ज़ियाओ मिंग को 10,000 बीस्ट फ्लेम की मदद मिली हो, फिर भी उसे इस टियर की गोली को परिष्कृत करते समय सावधान रहना होगा, अन्यथा वह असफल हो जाएगा। इस बार ज़ियाओ मिंग ने मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को परिष्कृत करते समय सम्मिलन चरण के दौरान गलती से कुछ सामग्री बर्बाद कर दी। दूसरी बार अपना सबक सीखने के बाद ही वह इस गोली को परिष्कृत करने में कामयाब रहा। हरे रंग की मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को जेड जार में डालने के बाद, जो विशेष रूप से गोलियों को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया था, ज़ियाओ मिंग ने मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को परिष्कृत करने के बाद बची हुई दर्जनों जड़ी बूटियों को देखा। कीमियागरों के नियमों के अनुसार मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को पहले ही परिष्कृत किया जा चुका था, इसलिए अब ये औषधीय जड़ी बूटियां उसकी थी। दर्जनों कीमती औषधीय जड़ी बूटियों के साथ इस बार भुगतान प्राप्त किए बिना भी ज़ियाओ मिंग ने बहुत सारा धन कमाया था। अगर जियामा शाही परिवार को पता होता कि ज़ियाओ मिंग ने मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए औषधीय जड़ी बूटियों के सिर्फ 2 सेट का इस्तेमाल किया है, तो कोई नहीं बता सकता कि उन्हें कैसा महसूस होगा। उन औषधीय अवयवों को जेब में रखने के बाद ज़ियाओ मिंग ने अपना ध्यान औषधीय अवयवों के बचे हुए दर्जन बक्सों की ओर लगाया। जोंग ब्रेकिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए इन्हीं की जरूरत थी। ज़ियाओ मिंग का आराम करने के लिए रुकने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि इसके बजाय अपने हाथ की एक और लहर के साथ एक बर्फ सफेद जेड बॉक्स जो हल्की ठंडक छोड़ रहा था उसके हाथ में आ गया। जेड बॉक्स के अंदर एक मृत पेड़ की शाखा थी जो बर्फ की मूर्ति की तरह चुपचाप पड़ी हुई थी, लेकिन हालांकि इस वस्तु की शक्ल बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके शरीर से निकलने वाली समृद्ध औषधीय खुशबू लोगों को बता रही थी कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यह एक पेड़ की शाखा नहीं थी, बल्कि अत्यधिक ठंड के स्थान पर संघनित अत्यंत शुद्ध ठंडी ऊर्जा से बनी शाखा थी। यदि कोई व्यक्ति जो बर्फ डूक्यूई की खेती करता है उसे परिष्कृत और अवशोषित करता है, तो यह डूक्यूई की ठंडक को और भी अधिक बढ़ा देगा। ज़ियाओ मिंग के पास भी अपनी अंगूठी में ये खजाना नहीं था, इसलिए उसने औषधीय जड़ी बूटी पर एक नज़र डाली। दोनों उंगलियों से कोल्ड मैरो ब्रांच को पकड़े हुए एक बर्फीली ठंड जल्दी से उसकी उंगलियों में समा गई, जिससे उसका लगभग पूरा हाथ सुन्न हो गया। ज़ियाओ मिंग ने अपनी बांह को देखा, जो बर्फ से ढकी हुई थी। बर्फ के टुकड़े और उसके दिमाग की एक झिलमिलाहट के साथ
लाल लपटें उसके शरीर में तेजी से प्रवाहित हुईं, जिसने उसके शरीर पर आक्रमण करने वाली ठंडी आभा को तुरंत बाहर निकाल दिया। अपनी हथेली की एक लहर के साथ कोल्ड मैरो शाखा को बड़ी सटीकता के साथ औषधीय कड़ाही में फेंक दिया गया और फिरोजा लॉ ने भयंकर रूप से उछाला, इसे सीधे एक कौर में निगल लिया। धधकती लपटों का सामना करते हुए कोल्ड मैरो शाखा ने न केवल मौत का इंतजार किया, बल्कि गर्मी के क्षरण को रोकने की कोशिश करते हुए बर्फीले धुंध की एक सतत धारा का उत्सर्जन किया। धुंध और लाल लपटें एक दूसरे को नष्ट कर देती हैं और एक झोंके के साथ जंक्शन से एक बेहोश सफेद धुंध निकलती है। अनगिनत वर्षों से संघनित अत्यधिक ठंडी ऊर्जा के साथ कोल्ड मैरो शाखा वास्तव में थोड़े समय के लिए 10,000 जानवरों की लौ को बनाए रखने में सक्षम थी। औषधीय कड़ाही में ये दृश्य देखकर ज़ियाओ मिंग के मुंह से हैरानी से चीख निकल गई। मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को परिष्कृत करते समय ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। वास्तव में ये 6ठी स्तरीय पीक पिल को परिष्कृत करने के लिए एक आवश्यक सामग्री होने के योग्य है, लेकिन यह अभी भी एक मृत चीज है। ज़ियाओ मिंग का दिमाग घूम गया और ये देखा जा सकता था कि औषधीय कड़ाही के अंदर का तापमान बढ़ रहा था। शीतमज्जा शाखा अंततः बढ़ती हुई गर्म लपटों का विरोध करने में असमर्थ थी और इसकी सतह पर बर्फ जैसी सामग्री पिघलने के संकेत दिखाने लगी। ये दृश्य देखकर ज़ियाओ मिंग ने हंसी निकाली। ये भी उसकी स्वर्गीय ज्वाला के लिए धन्यवाद है। अगर इसे साधारण लपटों से बदल दिया जाए तो किसी को डर है कि उस शीतमज्जा शाखा को परिष्कृत करने में कम से कम 1 या 2 दिन लगेंगे और खपत भी बहुत अधिक होगी। एक कीमियागर के लिए एक स्वर्गीय ज्वाला एक सच्चे दिव्य हथियार से कम नहीं है। शोधन लगभग 1 घंटे तक चला और ठोस कोल्ड मैरो शाखा अंततः बर्फ सफेद चिपचिपे तरल में बदल गई, जो बहते समय अत्यंत सघन और शुद्ध ऊर्जा उत्सर्जित करती थी। इसे परिष्कृत करने के बाद ज़ियाओ मिंग ने इसे तड़का लगाने से पहले 1 और आधा घंटा बिताया। फिर बिना आराम किए उसने अपनी हथेली हिलाई और फिर से एक और जड़ी बूटी, वह भी हठपूर्वक, औषधीय कड़ाही में डाल दी। बंद कमरे में समय धीरे धीरे बीतता गया, क्योंकि ज़ियाओ मिंग के सामने ज़ेड बॉक्स में रखी औषधीय जड़ी बूटियां धीरे धीरे कम होती गईं और एक समृद्ध औषधीय सुगंध एक साथ मिलकर धुंध के बादल की तरह कमरे में फैल गई। पफ! अचानक एक हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव भड़क उठा और एक गहरी आवाज के साथ शुद्ध औषधीय तरल, जिसे बड़ी मुश्किल से परिष्कृत किया गया था, तब तक हिलता रहा जब तक कि वह फैल नहीं गया। पहली बार मिक्स्ड बोन मोल्डिंग पिल को परिष्कृत करने के समान ही परिवर्तन महसूस करते हुए ज़ियाओ मिंग ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और फिर धीरे से आह भरी। हम फिर से शुरू करते हैं। ... हर बार जब औषधीय सामग्रियों को फ्यूज करने की आवश्यकता होती है तो पहले कुछ बार वास्तव में मुश्किल होते हैं। पत्थर के बिस्तर के ऊपर बैठे ज़ियाओ मिंग ने एक पल के लिए सोचा। उसका दिमाग उस दृश्य को दोहराता रहा जो औषधीय अवयवों के फ्यूज होने पर उत्पन्न हुआ था, और केवल लंबे समय के बाद उसने फिर से ध्यान केंद्रित किया, औषधीय कड़ाही को पोंछा और फिर से शुरू किया।